हाय एवरीवन, अंशुल दिस साइड फ्रॉम आर.के. ओवरसीज एजुकेशन। और आज हम लोग हाइडलबर्ग में हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ हाइडलबर्ग विजिट करने वाले हैं। और मैं अपने स्टूडेंट के साथ में हूँ, सूर्यांश, जिनका विंटर 22 इनटेक में मास्टर्स इन डेटा साइंस में एडमिशन हुआ है यहाँ पे। तो एक बार सूर्यांश से मिलते हैं अपने, और उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे इस वाले वीडियो में कि कैसे इनका एडमिशन हुआ था और क्या क्या इनके इंपॉर्टेंस डॉक्यूमेंट थे, या मान लो इन्होंने बैचलर्स में क्या पढ़ाई करी थी जिससे इनका एडमिशन यहाँ पे हाइडलबर्ग में हुआ है। तो एक बार सूर्यांश से मिलते हैं। हाय सूर्यांश। हाय, मैं यहाँ पर डेटा साइंस मास्टर्स इन डेटा एंड कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी में। मैंने बैचलर्स अपना झील यूनिवर्सिटी मथुरा से करा था, जिसमें मेरी 8 CGPA आई थी। और उसके बाद मेरा 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस रहा है माइक्रोसॉफ्ट में। फिर उसके बाद मैंने आइल्स में 7.5 स्कोर किया था, और बाकी क्रेडिट्स और इनके थोड़ा मैच करने की वजह से मेरा इस यूनिवर्सिटी में एडमिट हुआ है। और मैं इस विंटर 22 सेम के लिए डेटा एंड कंप्यूटर साइंस के लिए अभी आया हूँ यहाँ पे। ओके, चलो तो और अपने डिस्कस करेंगे। एक बार हम यहाँ पे हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी के जो बिल्डिंग में आए हुए हैं, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं इस जगह को? इसको कहते हैं आपका यूनिवर्सिटी प्लाट्स। और ये जो बिल्डिंग है कौन सी है? ये बिल्डिंग जो मेरे आप पीछे देख रहे हैं, इसका नाम है सेंट्रल बिल्डिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी। ये ओल्ड टाउन में है। ये सबसे पुरानी बिल्डिंग है यहाँ की, जो रेनोवेटेड है अभी। अच्छा। आप पुराने समय में आते तो ये और ओल्ड थी बहुत। तो यहाँ पर आपके मोस्टली लिटरेचर, कल्चर और आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट, ह्यूमैनिटीज़ जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। ओके। और वो आपके नए सब्जेक्ट जो हैं वो आपके न्यू टाउन में पढ़ाए जाते हैं, जो कि अपने कल करेंगे कवर, क्योंकि मैं काफ़ी लेट पहुँचा हूँ यहाँ पे। 10 हो रहा है और -6 चल रहा है टेम्परेचर अभी। तो अभी हम सिर्फ इसी बिल्डिंग का एक बार छोटा सा क्लिप वगैरह लेने के बाद में कल कोशिश करेंगे कि हम बाकी डिपार्टमेंट्स की भी कवर कर सकते हैं। चलो तो आगे हम एक बार बिल्डिंग्स देखते हैं यहाँ पे कैसी हैं। फ़ाइन। तो जैसे सूर्यांश बता रहे थे कि ये जो बिल्डिंग है हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी की, ये वाली बिल्डिंग जो है, यहाँ पे कल्चरल वाले ज़्यादातर कोर्सेज होते हैं। और एक बार देखते हैं इस बिल्डिंग को, एंट्रेंस वगैरह का कैसा है यहाँ पे, है ना? तो सूर्यांश एक बार आप दिखा सकते हैं हम लोग को ये बिल्डिंग? हाँ, तो आप इस साइड देख सकते हैं। इस साइड यूनिवर्सिटी प्लाट्स में मार्केट लगा है, क्रिसमस मार्केट लगा है जिसे कहते हैं। तो ये अभी तो बंद है क्योंकि हम लेट आए हैं। हाँ। पर वैसे पूरे दिन अराउंड 9 o'clock तक आपका ये बसलिंग रहता है। और ये वाली बिल्डिंग भी कौन सी थी बता रहे थे तुम मेरे को? ये जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, ये हमारी म्यूजियम है यूनिवर्सिटी की। अच्छा। इसमें आप दिन में आके टिकट लेके, स्टूडेंट्स के लिए तो यूजुअली फ्री रहता है। हाँ। पर आप दिन में इसमें आप जाके सारे अपने हिस्टोरिकल जो भी इवेंट्स हुए थे और जो भी सामान रखे हैं आप देख सकते हैं। अच्छा। हाइडलबर्ग में ख्याल से हिस्टोरिकल और टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा फेमस है ना? हाँ, हाइडलबर्ग आपका टूरिस्ट प्लेस के लिए इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ ये सबसे मतलब पुराना टाउन है। और इसकी जो यूनिवर्सिटी भी है, ये 13th सेंचुरी की यूनिवर्सिटी है। ओके। तो क्योंकि ये यूनिवर्सिटी इसलिए बच गई थी क्योंकि ये रिमोट लोकेशन पे थी, इसलिए World War II में इधर बॉम्बिंग भी नहीं हुई। और जो आपका कैसल है इसलिए ही बच गया था। तो इधर घूमने के लिए आपका एक मेन ओल्ड ब्रिज है जो कि बहुत फेमस है। बाकी एक मार्केट लेन 1.2 किलोमीटर्स तक जो चलती है, वो मार्केट भी बहुत फेमस है। और आपका कैसल, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट व्यू क्या नाम है पॉइंट उसका, कैसल का? कैसल का नाम तो कोई बात नहीं। हाँ। तो कैसल का नाम भी हम लोग देख लेंगे। हाँ। अभी जैसे जब हम यूनिवर्सिटी में आ रहे थे यहाँ पे, तो जैसे यूनिवर्सिटी प्लास इस एरिया को बोलते हैं, और हम लोग का मार्केट प्लास को पूरा कवर करते आए। तो पूरा एक मार्केट की लेन है यहाँ पे यूनिवर्सिटी के आने के टाइम पे, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1.2 किलोमीटर्स की। सारे ब्रांड्स मिल जाने हैं वहाँ पे तुम्हें अगर आना है तो, है ना? चलो तो एक बार ये क्या है तो इसको देखते हैं अंदर से। हाँ, मिगल से भी तो क्लोज हो गया होगा। हाँ, अभी ये आपका क्लोज है। ये आपका मोस्टली 9 या 10 o'clock तक ही मैक्सिमम खुलता है। हाँ। तो ये आपकी सेंट्रल बिल्डिंग है ओल्ड टाउन में। अच्छा। जहाँ पर आपकी ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स और कल्चर जैसी क्लासेस होती हैं मोस्टली। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग हो गया। हाँ। तो यहाँ पे आपकी क्लासेस तो नहीं होती है ना? नहीं, मेरी क्लासेस होती है न्यू टाउन में। हाँ। जहाँ पर हम लोग की बिल्डिंग का नाम है मैथमेटिकॉन, उसी में मेरी कंप्यूटर साइंस की क्लासेस होती हैं। अच्छा। तो अभी हम लोग वो यूनिवर्सिटी वाली बिल्डिंग से अब हम आगे जा रहे हैं, यहाँ पे ब्रिज की तरफ में जा रहे हैं। कौन सा ब्रिज है ये सूर्यांशी वाला? ये आपका ओल्ड ब्रिज कहते हैं। ओल्ड ब्रिज कहते हैं ये आपका हिस्टोरिकल ब्रिज है। हाँ। और ये अभी क्योंकि क्रिसमस मार्केट चल रहा है पूरा,
ऑब्वियसली थोड़ा सा लेट भी हो चुके हैं हम लोग, बट फिर भी काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे जो सेलिब्रेट कर रहे हैं क्रिसमस का। अभी फ्राइडे इवनिंग भी है। ये स्पारकासी की ब्रांच है यहाँ पे। और इस लेन को क्या बोलते हैं सूर्यांश, जो ये वाली रोड है पूरी पूरी? इसको आप मार्क लेन या बिस्मार्क प्लास लेन कह सकते हैं, या फिर मार्केट लेन कह सकते हैं। सबसे बड़ी 1.2 किलोमीटर्स की मार्केट लेन है ये। हाँ, तो ये वही वाली जो मार्केट की हम बात कर रहे थे वहाँ हाँ, पे, है ना, ये वही लेन है। और आप मेरे को बता रहे थे कि यहाँ पे आपका मेंसा भी यूनिवर्सिटी का यहीं पे आसपास में? हाँ, आप यहाँ से सीधा जाएंगे तो आपका मेंसा आ जाएगा। कैफ़ेज़ भी वहीं पर है, मेंसा भी वहीं पर है। ओके। यहाँ पर मेंसा आपका बेसिकली मेस होता है, जहाँ आप जो भी सामान उठाएंगे सर उनके वेट के हिसाब से आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पर दिन का खाना अराउंड 3 यूरोस के अंदर एक टाइम का खाना खा सकते हैं। अच्छा, तो मोस्टली मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स वही प्रेफर करते होंगे फिर? हाँ, ज़्यादातर स्टूडेंट्स वही प्रेफर करते हैं खुद बनाने से। और सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं मेस में भी खाने के? हाँ, आप वेजिटेरियन हैं तो आपको वेजिटेरियन के लिए बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स ऑप्शंस मिल जाते हैं, और आप नॉन वेज खाते हैं तो आपको उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस, बुफे लगा होता है, आपको अपने हिसाब से चूज़ करना होता है। ओके, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं एक बार ब्रिज की तरफ में, और वहाँ से भी कवर करने की कोशिश करते हैं हाइडलबर्ग के क्या क्या लोकेशंस वगैरह हैं, और कल हम लोग कोशिश करेंगे कि हम यूनिवर्सिटी को भी कवर कर सकें। अभी हम लोग पहुंच गए हैं जो हाइडलबर्ग का जो ओल्ड ब्रिज है वहीं पे हम लोग अभी। और सूर्यांश, ये जो रिवर है ये कौन सी रिवर है यहाँ पे? ये आपकी नेकार रिवर है, जो आपका ओल्ड टाउन और न्यू टाउन को सेपरेट करती है, आप मान सकते हैं। ओके। और ये ब्रिज जो है ये आप देख सकते हो पूरा बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू होता है इसका। अभी तो रात में हम लोग अगर दिन में अगर आओगे तो ये काफ़ी टूरिज़्म के हिसाब से मेरे ख्याल से ये बहुत ही ज़्यादा विजिट करने वाली प्लेस है हाइडलबर्ग में। क्योंकि इस ब्रिज पे क्या कि आप जैसे ये देख सकते हैं, ये आपके पोस्ट होते हैं जहाँ से आपको एंट्री मिलती थी मेन सिटी के अंदर। तो इसी ब्रिज से होके ज़्यादातर सारी एंट्रीज होती थी। सबसे पुराना ब्रिज यही है, इसके अलावा और कोई ब्रिज था नहीं पहले। ओके, हाँ, ठीक है। तो अभी जैसे आपको सूर्यांश यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी ऑफ हाइडलबर्ग में डेटा साइंस का कोर्स कर रहे हो, और अभी तुम्हें ज़्यादा टाइम हुआ नहीं आया क्योंकि आपका इसी साल विंटर इंटेक में एडमिशन हुआ है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? मतलब क्या कल्चर वगैरह कैसे एक्सेप्ट कर पा रहे हो? क्या क्या चीज़ें जो तुम्हें पसंद आई हैं, या क्या डिफ़िकल्टीज़ आई हों अभी तक? तो आप जैसे हम लोग इंडिया से आते हैं, तो इंडिया में क्या कि पेमेंट सिस्टम बहुत आसान है। आपका यूपीआई हर जगह, आप किसी को भी आसानी से ट्रांसफ़र, बस वो चीज़ यहाँ पर नहीं आ पाई है। उसके अलावा बाकी सब आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एकदम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जैसा है आपको। मतलब आपकी ट्रांसपोर्टेशन हो गई, आपकी हर जगह तक आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टेड है। जर्मन्स आपको बहुत फ्रेंडली भी हैं, आपको हर चीज़ में मदद कर सकते हैं। और मतलब अगर आप उनसे इंग्लिश बोलेंगे तो आपसे वो इंग्लिश में ही बात करेंगे। और इनकी मतलब हर चीज़ आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो चीज़ें बनाते हैं ये लोग, जैसे कोई भी चीज़ हो गई आपका ट्रेन्स हो गई, हर चीज़ लॉजिकल चीज़ से, ऐसा कुछ नहीं है कि जो बिना किसी लॉजिक के बना रहे हैं। तो हर चीज़ का कोई ना कोई रीज़न होता है, और वो यूज़फुल तरीके से बनाते हैं ये लोग। ये ठीक बात है। देखो, जितना मेरे को यहाँ पे फील हुआ जर्मनी में कई वजह से आने के बाद में, कि पहले जो इंग्लिश को लेके एक्सेप्टेंस था वो थोड़ा कम था यहाँ पे। बट अब क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आ गए हैं, लोग भी आ गए रहने के लिए, तो अभी लोग भी कोशिश करते हैं कि हम इंग्लिश में बात करना शुरू करें। बट ये पॉइंट भी है कि अगर आपको थोड़ा सा भी यहाँ पे बेनिफिट लेना है, जैसे पार्ट टाइम जॉब हो गया मान लो, या फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट वगैरह में भी, आईटी में तो एक बार को काम चल जाता है, बट फिर भी आपको बेनिफिट मिलता ही होगा मेरे ख्याल से, अगर जर्मन लैंग्वेज आती होगी। ऐसा कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे जिसमें आपको ये चीज़ महसूस हुई हो? जी बिल्कुल। तो जैसे हम लोग जब यहाँ पर आए थे तो हम लोग अकोमोडेशन ढूंढ रहे थे। तो अकोमोडेशन के लिए हमारे पास बहुत सारी लीड्स आई, पर आप जिनको भी कॉल करो, वो जो अकोमोडेशन के लिए जो फ़ोन उठाते हैं, जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, वो बहुत ओल्ड होते हैं, यहाँ पर एज्ड होते हैं, तो उनको इतनी इंग्लिश आती नहीं है, तो इसलिए वो ज़्यादा अच्छे से हमसे बात नहीं कर पाती, इतनी कम्युनिकेशन हो नहीं पाती। तो अगर उस समय मुझे जर्मन आ रही होती तो मुझे अकोमोडेशन बहुत आसानी से मिल जाता है यहाँ पर, क्योंकि मैं उनसे जर्मन में ही कम्युनिकेट कर लेता और मुझे अकोमोडेशन मिल जाता आसानी से। बाकी जॉब्स के पर्सपेक्टिव से, जैसे मेरा एक दोस्त है वो डीकैथलॉन में जॉब कर रहा है, तो अभी उसको जर्मन आ रही होती, वो अभी वेयर हाउस में जॉब कर रहा है एज अ फिजिकल लेबर, पर अगर उसको अभी जर्मन आ रही होती तो वही वो फ्रंट डेस्क पे जॉब कर रहा होता, और उसको सैलरी भी अराउंड 2 टाइम्स ज़्यादा मिलती है। जैसे यहाँ पर 12 यूरोस अप्रॉक्सीमेट एवरेज सैलरी आपको बेस सैलरी देते हैं, उसकी 2 गुना मिल रही होती है अगर वो फ्रंट डेस्क पे सिर्फ ऐसा काउंटर पे काम कर रहा है डीकैथलॉन के। ओके, एक क्वेश्चन और था मेरा आपसे कि जैसे अब जितने भी स्टूडेंट्स से मैं और मिला हूँ जो ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ चुके 2-2 साल हो गए, उनको जॉब कर रहे हैं फ़िलहाल में,
तो आईटी के फील्ड में चाहे डेटा साइंस हो, चाहे आप कंप्यूटर साइंस कर रहे हो, या मान लो आप कोई और टेक्निकल कोर्स करने भी आए हुए हो, बट अगर थोड़ा बहुत भी आप आईटी का बैकग्राउंड रखते हो तो मेरे ख्याल से जॉब की यहाँ पे प्रॉब्लम महसूस नहीं होती है। नहीं। जॉब की मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है यहाँ पे इस फील्ड में। सो जैसे आप इंडिया से अगर आ रहे हैं तो इंडिया में क्या है कि लोग बहुत ज़्यादा हैं। वही जर्मनी में वही चीज़ उल्टी है कि लोग यहाँ बहुत कम हैं और पोजीशंस बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी अगर आपके पास वो स्किल्स हैं, अगर आप स्किल्स वो डेवलप कर पा रहे हैं। और अगर आप जर्मन और लैंग्वेज भी आती है, अगर आप B1 या B2 लेवल तक हैं, तो आपको तो मतलब समझ लीजिए आपके लिए मोस्टली 100% ही मान लीजिए कि आपको आईटी फील्ड में जॉब आसानी से मिल जाएगी बहुत। और जैसे स्टूडेंट्स आपने जब वहाँ से इंडिया से बीटेक किया था पूरा, उसके बाद में आपने इंडिया में शायद कितना 2 साल जॉब किया है? 1 ईयर जॉब किया है। हाँ। तो अभी अब मास्टर्स में आप आए हो डेटा साइंस करने के लिए, कंप्यूटर साइंस आपने बैचलर्स में किया था, तो कितना डिफ़िकल्ट लग रहा है अभी का जो कोर्स है आपका? जैसे अभी तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर ही चल रहा है, तो क्या पढ़ाई में कितना डिफरेंस महसूस हुआ है कि भाई इंडिया में पढ़ाई कैसी थी, जर्मनी में कैसी हो रही है? तो उसके बारे में कुछ थोड़ा सा एक बार आप बताना चाहोगे? जैसे आप इंडिया में जैसे अगर आपने बैचलर्स बीटेक को, जैसे मेरे जैसे अगर आपने बैचलर्स किया है, तो आप देखेंगे वहाँ पर एक रात पहले पढ़ने से आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। पर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपको असाइनमेंट्स भी सबमिट करने होते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि आपको ये इंडिविजुअल बोलेंगे कि असाइनमेंट सबमिट करिए, ये लोग चाहते हैं कि आप कोलैबोरेटिव, आप सबके साथ मिलकर ग्रुप बनाइए, मतलब 3-4 लोगों का, फिर अब मिल के असाइनमेंट, एक ही असाइनमेंट सबमिट करिए। और उसी असाइनमेंट के अब प्रोफेसर्स पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट्स पे डिपेंड करता है कि उसी असाइनमेंट्स पे ही वो मार्क्स दे देते हैं, आपको पास या फेल कर देते हैं। कुछ प्रोफेसर्स होते हैं कि आपको 50%, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में क्या है कि हर सब्जेक्ट में, हमारे सब्जेक्ट में आपको 50% मार्क्स चाहिए असाइनमेंट्स में, पर वो मार्क्स जुड़ेंगे नहीं, वो आपको एलिजिबल बनाएंगे आप एग्ज़ाम्स में बैठ सकें। और उसके बाद आपको एग्ज़ाम्स के लिए भी आप प्रोफेसर पे डिपेंड करता है कि आप ओरल एग्ज़ाम लेगा वो या फिर रिटन एग्ज़ाम लेगा। तो आपको ये है कि आपको मतलब क्लास इसमें रोज़ जानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप इंडिया जैसे कि आप एक रात पहले पढ़ेंगे, नोट से रट्टा मार के आप पास हो जाएंगे, यहाँ नहीं पढ़ हो पाएंगे। यहाँ पर आपको रोज़ क्लास जानी पड़ेगी, तभी आपको सब कुछ समझ आएगा। ठीक है, देखो ये वीडियो में कोई हम ये नहीं कर रहे कि इंडिया की पढ़ाई अच्छी है, बेकार है वाली बात नहीं है ना, बट जो हकीकत है, बिकॉज बीटेक मैंने भी किया हुआ है और भी सब लोग करते हैं, सबको पता है कि आप एक रात पहले पढ़ाई करके भी पास हो जाते हैं वहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कोई एग्ज़ाम मेरे ख्याल से कि भाई पेपर आ गया, उसको लिखना है आपको और एग्ज़ाम दे देना है या प्रैक्टिकल दे देना है, वैसा नहीं होता है ना। यहाँ पे कई सारे आपके ओरल वाले भी होते हैं, प्रेजेंटेशन के तौर पे भी हो जाता है ना, केस स्टडी वगैरह के भी आ जाते हैं, और ओपन बुक एग्ज़ाम भी होता है यहाँ। यस, ओपन बुक भी होता है, वो भी आपका प्रोफेसर, यहाँ पर मतलब आपको प्रोफेसर को इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है कि वो अपने हिसाब से आपको एग्ज़ाम डिसाइड करके बता सकता है कि प्रोजेक्ट बेस्ड एग्ज़ाम हुआ कि आपको एक प्रोजेक्ट बना के देना है एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर। तो बाकी बहुत तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं। चलो, है ना। ओवरऑल जो पढ़ाई की क्वालिटी है वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ही हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पढ़ाई ही का अप्रोच रहता है पूरा। और जैसे इनका एडमिशन हुआ डेटा साइंस में, काफ़ी डिमांडिंग कोर्स है। सो थैंक यू सूर्यांश टाइम देने के लिए आपका, और हम लोग कल कोशिश करेंगे हम यूनिवर्सिटी भी कवर कर सकते हैं। एंड कीप वॉचिंग अस एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू सूर्यांश। थैंक यू।